हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हमारे चैनल के द्वारा आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन शानदार अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम आपको ग्रेजुएशन की टोटल फिजिक्स है वो करवाएंगे। और वो भी किस तरीके से, नए सेमेस्टर वाइज, यानी जो नया पैटर्न आया है, न्यू पैटर्न अभी लागू किया है इस साल। तो उस हिसाब से आपको क्या है, उसी वे में आपको सेमेस्टर वाइज सिस्टम से हम आपको पूरी की पूरी फिजिक्स है हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल कराएंगे। तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके फिजिक्स की थ्योरी आती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में न्यूमेरिकल ही क्या है, मैन होते हैं, लेकिन थ्योरी भी क्या है, अगर थ्योरी क्लियर होगी तभी तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो जिस किसी को फिजिक्स पढ़नी है वो हमारे इस चैनल के द्वारा पढ़ सकता है। तो बात करते हैं आपके, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम हो गई है जनवरी के अंदर। तो जनवरी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में आपके दो पेपर थे। एक तो पहला था मैकेनिक्स का, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का। और दोनों ही पेपर क्या थे, 40-40 नंबर के थे। और आपको पता है ओमार बेस आपका क्या था, टेस्ट था। अब की बार जो सेमेस्टर सेकंड होगा ना, उसके अंदर जो आपके एग्जाम होगा वो सेमेस्टर ओमार सीट के ऊपर नहीं होगा, वो आपका रिटर्न होगा। आपका रिटर्न जो पहले एग्जाम होता था ना, पूरा का पूरा उसी वे में चलेगा। और आपको क्या है, इसके आंसर हैं रिटर्न देने पड़ेंगे, यानी थ्योरी का एग्जाम होगा ये। ओमार एमसीक्यू बेस नहीं होगा इसमें, आपको पता है। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर है उस कंप्लीट हो गया है, तो मैं आगे कंप्लीट कराऊंगा इसको। अभी हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड की, क्योंकि सेमेस्टर सेकंड की एग्जाम है वो नजदीक है। पहली बुक है इसमें ओसिलेशन और वेव, यानी दोलन और तरंगे, दोलन और तरंगे। और दूसरा पेपर है आपका प्रकाशिकी, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो बात करते हैं, दोनों ही पेपर वही पैटर्न रहेगा, 40-40, और सेम आपका 40 नंबर का ही प्रैक्टिकल रहेगा। पास होने के लिए आपको पता ही है इसमें कितने चाहिए, 36% मार्क्स चाहिए। 36 यानी प्रत्येक पेपर के अंदर आपके 14 नंबर आने चाहिए। टोटल 150 का है, 150 में से आपको ये इतने 14-14 और 11 आपके इंटरनल आने चाहिए। इंटरनल होते हैं आपके 30 नंबर, जो कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं। और ये कॉलेज आपका किस आधार पे भेजता है, आपके अटेंडेंस, या आपका इंटरनल एग्जाम होता है, या आपके क्या है असाइनमेंट वर्क होता है, उसके आधार पे आपके नंबर भेजता है। तो देखो आगे आपका क्या सिलेबस रहेगा सेमेस्टर सेकंड का। सिलेबस है आपका, देखो सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं, सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस रहेगा आपका ओसिलेशन एंड वेव। पहला बुक हो गई आपकी, या पहला पेपर हो गया। उसके प्रत्येक में आपकी क्या है, 5 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट है वो क्या है, 8 नंबर की है, क्योंकि तभी तो आपके 40 नंबर बनेंगे। 8×5 = 40, और ईच यूनिट है वो 8-8 मार्क्स की हो जाएगी। तो टोटल आपके क्या बन जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स बन जाएंगे। तो अपने को क्या है, इस वे में पढ़ना है कि हमारे क्या है, बेहतरीन मार्क्स आए। तो आपके पास क्या है, टाइम कम रहा है, तो मैं आपको नोट्स के थ्रू है ना, नोट्स के थ्रू ये क्या है, पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल करवाऊंगा, पूरी फिजिक्स। और आपको क्या है, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एक्सप्लेनेशन, यानी आपको बढ़िया वे में समझाया हुआ मिलेगा सारा कुछ। क्योंकि आपको, हमारी कोशिश है कि आपके मार्क्स आए और आप जो ये नया पैटर्न लागू हुआ है इसमें पिछड़े नहीं, ताकि आपको फिजिक्स में क्या है, हर तरीके से बेनिफिट हो। तो आपकी यूनिट फर्स्ट है, ये आपका सिलेबस मैंने इंग्लिश में दे रखा है। ओसिलेशन, पोटेंशियल वेल, पीरियोडिक ओसिलेशन, केस ऑफ हार्मोनिक ओसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसका मतलब है ये दोलन से रिलेटेड है पूरा। 5 की 5 यूनिट हो जाएंगी। सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी ये आपके क्या है, अध्यारोपण हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, वेव इन मीडिया। तो ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट तो क्या है, ऑसिलेशन यानी दोलन की है। और बाकी ये 3 यूनिट है आगे वाली, ये आपकी क्या है, वेव से रिलेटेड है, तरंगों से रिलेटेड है।
तो देखते हैं आगे नेक्स्ट इसमें दोलन और तरंगे, ये आपका मैंने हिंदी में बता रखा है। ये आपका सिलेबस, ये देखो दोलन और तरंगे, विभव कूप है, आवर्ती दोलन, ये सारा कुछ आपका क्या है, सिलेबस है। और इसी को ही हम पढ़ेंगे, एलसी परिपथ है, ये सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा विथ नोट्स, विथ नोट्स अवेलेबल भी कराऊंगा। और ये नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपका सहपाठी है, आप उसको शेयर कर सकते हो, जो भी कोई भी बीएससी के अंदर है या जो भी कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सारी टोटल फिजिक्स है ना, बेसिक, ये क्या है, यहाँ ग्रेजुएशन फिजिक्स होती है, वहां से क्या है, सीधे के सीधे आपके एमसीक्यू नहीं उठते हैं वहां, यहां से क्या है, आपका सीधा सूत्र पूछा जाता है, सूत्र यानी फॉर्मूला पूछा जाता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या है, टोटल कंप्लीट कंप्लीट थ्योरी करेंगे, कंप्लीट थ्योरी करेंगे तो उसके साथ आपके क्या है, टोटल फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप आगे कोई एग्जाम देते हो जिसमें आपके क्या है, फिजिक्स आती है, तो यहाँ से आप हमारे चैनल के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो देखो, प्रत्येक यूनिट हो गई, प्रत्येक यूनिट का ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट सॉरी, बुक आपकी रहने वाली है फिजिक्स ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, प्रकाशिकी रहने वाली है सेकंड बुक। तो प्रकाशिकी है, इसके अंदर क्या है, इंटरफेरेंस यानी पहली यूनिट है इसमें व्यतिकरण के बारे में है। फिर दूसरी यूनिट में फ्रेंजल डायफ्रैक्शन। अभी ये आपको सिलेबस दिखा दिया है ताकि आपको सिलेबस का पता चल जाए कि ये सिलेबस है। तो आप वीडियो पॉज करके या कैसे भी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं प्रत्येक टॉपिक को बोलूंगा, बोलने से क्या पता चलेगा, बता तो सकते नहीं है आपको टोटल सभी के बारे में। तो आगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये मेलस का नियम है, निकोल प्रिज्म है, सारा का सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। यूनिट 4 है लेजर सिस्टम, यूनिट 4 में आपके लेजर आ गई है, किस प्रकार लेजर काम करती है, किस प्रकार लेजर बनाते हैं, होलोग्राम, ये सारा कुछ में हम डिस्कस करेंगे इस ऑप्टिक्स वाली बुक के अंदर, यूनिट 5। तो इसमें है फाइबर ऑप्टिक्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसका हिंदी में भी सिलेबस दिया हुआ है, प्रकाशिकी, व्यतिकरण आ गया, फ्रेनेल विवर्तन आ गया, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन आ गया, लेसर निकाय आ गया, प्रकाशीय तंतु आ गया, ये सारा कुछ आपका क्या है, सिलेबस है, जो हम मैंने आपको बता दिया है। और यही अपने को कंप्लीट करना है, और इसी में से आपका सारे के सारे क्वेश्चन है इसी के अंदर से आएंगे। और ये कंफर्म है कि जब मैं आपको पूरे के पूरे टोटल नोट्स दे दूं, तो आपको क्या है, आश्वस्त होके वो नोट्स पढ़ लेना, आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। जो भी आपके संबंधी तैयारी कर रहे हैं या बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे आपके नंबर है वो अप ही मिलेंगे, आपको मैक्सिमम ही मिलेंगे, उनसे ज्यादा ही आएंगे आपके नंबर, क्योंकि आपको कंटेंट ही इस तरीके का अवेलेबल कराया जाएगा। आप देखोगे तभी आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम पढ़ेंगे ना तभी। वही बात है, जब आप किसी चीज के पास जाते हो, उससे जितना डर लगता है, जितना उससे घुलोगे मिलोगे, तभी आपका डर दूर होगा, वरना तो वो है आपके मन के अंदर क्या है, भय बना रहेगा। अब आती है पहली बात आपके, हम किसकी डिस्कस करेंगे, जो हमारा ओसिलेशन और वेव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओसिलेशन एंड वेव। बात आती है हमारे क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्ती दोलन। तो बात करते हैं दोलनी गति। दोलनी गति क्या होती है, जब कोई कण है, अब आपने को पता है दोलनी गति क्या है, कि एक कोई मध्य पोजीशन है, इस मध्य पोजीशन के इर्द गिर्द कोई कंपन करता है, यानी ये कोई कण है, ऐसे मान लो ये कण इधर गति कर सकता है या इधर गति कर सकता है। तो ये तो होता है उसका कि इस रेखा में जा सकता है, तो रेखीय गति होती है। और रेखीय दोलनी गति यानी एक मध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करता है, यानी वो एक समय के बाद वापस अपनी मध्य स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार की गति होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी दोलनी गति। देखो कि जब कोई कण एक निश्चित पथ पर
निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति दोहराता है, यानी गति को दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस प्रकार की गति होती है, आवर्ती गति कहलाती है, या दोलनी गति। दोलनी गति को ही क्या है, आवर्ती गति कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखो, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर क्या है, चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उनकी कक्षाओं को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, उसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति। तो देखो, इस दोलनी गति के भी क्या है, आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक तो आपकी रेखीय दोलनी गति, एक आपकी हो जाएगी कोणीय दोलनी गति। तो लीनियर बोलते हैं सिंप, और सरलावर्त गति को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर और एंगुलर दो प्रकार की पढ़ेंगे अपन। अब देखो, आवर्त गति है अपनी या दोलनी गति है। तो आवर्त गति है, उसमें कण है एक निश्चित अवस्था में गति प्रारंभ करता है, अपने को पता है, क्योंकि गति तो प्रारंभ करेगा ही, तभी तो क्या है, वो आगे जाएगा। तो आवर्त गति है, उसमें क्या है, कण को एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर, यानी कोई कण है वो यहां से चला है, अब इसके चारों ओर, मान लो इसके चारों ओर इसको चक्कर लगाना है, ये चक्कर लगा के अपनी वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगा। तो ये यहां से चलकर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने में जितना समय लेता है, वह समय क्या कहलाता है, इसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल टी। और आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं कि आवर्त गति में कण को एक आवर्त यानी रिपीटेशन होता है, बार बार दोहराना होता है, दोहराना। आवर्त को, आवर्त गति में कण को एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर उसी अवस्था में पुनः आने में जितना समय लगता है, वह उस कण का आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल को मैंने बता दिया आपको, टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि कण एक, अब देखो दोलन गति, दोलन गति भी बोल सकते हो आप इसको। यदि कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी गति दोहराता है, यानी आवर्ती करता है उसकी, तब कण की यह गति को दोलन गति कहते हैं, या दोलन गति कहलाती है। और कण होता है उसको क्या कहते हैं, दोलक कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल, वही दोलन गति और आवर्त गति बात एक ही है, ठीक है। स्प्रिंग से लटका हुआ भार, कोई स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग हो गया, इससे कोई आपने एम द्रव्यमान लटका दिया, तो अब ये एम द्रव्यमान इधर उधर कंपन करेगा अपनी माध्य स्थिति के, तो इस प्रकार की गति होगी, वो इसकी क्या है, दोलनी गति हो जाएगी। झूले पर बैठकर झूलना, तो झूला है, मान लो ये यहाँ पे कोई बैठा है तो इधर उधर जा सकता है, इसके इर्द गिर्द ही जाएगा, तो ये भी गति क्या होती है, दोलनी गति होती है। वाद्य अंतर है के तारों में कंपन, या वाद्य अंतर के तार है, इनको आप टच करोगे तो इनके कंपन होंगे इसमें ऐसे, तो ये भी क्या है, ये कण है वाद्य अंतर के तारों में, ये भी क्या है, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की गति है, वो क्या कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति। अब इसको स्वैच्छिक विभव कूप क्यों बोलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसका निष्कर्ष आएगा आपके पास कि विभव कूप क्यों बोलते हैं, स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति। मैं थोड़ा बहुत पहले ही समझा देता हूं आपको। ये देखो कि इसमें एक गति होगी ना, उसमें ग्राफ बनेगा, u आपकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, और x के मध्य, यानी हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे आपका, ग्राफ पढ़ेंगे हम, ग्राफ की बात करेंगे। मान लो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है, और ये आपकी ये स्थिति है। तो स्थिति, ये मैंने आपका फंक्शन बनाया है स्थितिज ऊर्जा को, कि ये पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब इसके अंदर क्या है, देखो मैंने कोई ग्राफ बना दिया ऐसे मान लो, और ये क्या है, मैंने बिंदु ड्राइव कर दिए, पॉइंट, मान लो पी क्यू आर एस, ये बिंदु है। तो हमें पता होता है कि ये उच्चिष्ट, ये ग्राफ में जो ऊपर पीक पे बिंदु होते हैं ये उच्चिष्ट बिंदु होते हैं, और जो क्या है नीचे बिंदु है वो होता है निम्निष्ट।
अब निम्निष्ट और उच्चिष्ट ये क्या होती है? संतुलन की अवस्था होती है। संतुलन की अवस्था ये भी होती है, संतुलन की अवस्था Q और S। तो Q और S होता है ना, इसको संतुलन की अवस्था बोलते हैं, संतुलन की अवस्था बोलते हैं। लेकिन इनको स्थायी संतुलन की अवस्था कौन सी होगी, अस्थायी कौन सी होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो कि अब बात करेंगे कि ये Q है, Q ऊपर लेके जाएं, यहां से कोई कण है Q के ऊपर, इसको ऊपर की ओर ले जाएं, या इस Q वाले कण को इधर लेके जाएं, तो अपने को पता है यहाँ पे कि बल होता है, वो बल स्थितिज ऊर्जा पे किस प्रकार डिपेंड करता है, माइनस डेल यू, ये मैंने दे रखा है, इस प्रकार डिपेंड करेगा। तो आपका क्या है, जैसे ही यहां से आप इस कण को ऊपर लेके जाओगे, स्थितिज ऊर्जा में क्या है, वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो ये F बल है, अपोजिट में लगेगा लेकिन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि U बढ़ रहा है आपका, तो F भी बढ़ेगा, तो ये कण वापस अपनी क्या है, Q मध्य स्थिति पे आ जाएगा। इस कारण यहाँ पे गति होगी ना, वो एक कूप के अंदर होगी। ये Q वाला कण है, ये P तक या इधर जा सकता है, R तक ऊपर जा सकता है, बाकी आगे इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि R वाला है यहाँ पे, इसकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी तो F भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो वापस वो खींच के इसको अपनी माध्य स्थिति के पास से ले आएगा। आगे इस ये थोड़ा सा मैंने समझाया है आपको, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, मैंने ग्राफ वगैरह भी बना रखा है नोट्स के अंदर, तो आपको अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो कि संरक्षी बल क्षेत्र है, उसमें कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का सतत फलन होती है, यानी कोई संरक्षी बल क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा है U होती है अपनी, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होती है, यानी स्थिति पोजीशन का फंक्शन होती है, U डिपेंड करती है अपनी पोजीशन पे। यह बल निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होता है। अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और फोर्स के मध्य निम्न रिलेशन होता है, जहां पे डेल क्या होता है, डेल एक संकारक होता है, डेल का मान आपको पता ही है, माइनस डेल बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस बार ले लो, डेल बाय डेल एक्स, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस ही होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल जे वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ये अपना डेल संकारक होता है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ क्या है, आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है। तो अब देखो, ये डेल का मैंने मान रख दिया, डेल का मान रखा तो यू के साथ डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, माइनस अपना बार है, माइनस ये क्या बताता है, ये तो रिलेशन के अंदर आता है कि एफ का मान है वो यू के क्या है, पर समानुपाती तो है, डेल गुणा यू है, लेकिन माइनस में है, अपोजिट में है, ठीक है, ये रिलेशन बनता है। प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, क्योंकि यू क्या है, आपके पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है। अब आगे बात करते हैं, देखो इसमें क्या कि बल, अगर अभी तो मैंने क्या है कि u आपका एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में था, तो बल भी क्या है, तीनों डायरेक्शन में बता रखा था, हमने मान लिया कि बल क्या है, एक्स दिशा में है, ओनली ओनली एक्स दिशा में होगा, तो हमारा क्या है, एफ का मान क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, और ये मैंने क्या है, परिमाण की बात की है, ठीक है, परिमाण यानी डायरेक्शन तो बताई दी हमने, एक्स, और एक्स के लिए क्या है, आई कैप यूज करते हैं, तो आई कैप को हमने नोटिफाई नहीं किया है, इसमें नहीं बताया है, ओनली सीधा ही क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स। अब देखो, किसी कण के विस्थापन से हुए स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये आरेख मैंने पीछे बनाया था, समझाया था आपको थोड़ा सा। अब देखो, ये यू है आपकी स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और ये क्या है, आपके पोजीशन है, स्थिति है, स्थिति, और ये क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है। हमने एक ग्राफ बना लिया, ए बी क्यू आर, ये ग्राफ हो गया अपना, पॉइंट बना दिए इस पे, ए बी क्यू आर एस, एक्स नोड और एक्स, कोई ये पी बिंदु है, पी पॉइंट है, और ये आर पॉइंट है, तो पी पॉइंट के इधर वाला एक्स नोड ले लिया, इधर वाला एक्स ले लिया, ठीक है, ये बिंदु। अब देखो, ये आरेख है, इस आरेख के कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे, तो वो स्पर्श रेखा आपको क्या है, बल के बारे में बताएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा है, और उसका एक्स के सापेक्ष क्या है, अवकलन होगा, ढाल, यही तो होती है आपकी स्लोप, और स्लोप डी यू बाई डी एक्स होगा, और वही क्या है, आपका फोर्स है, बल है, ठीक है, तो ये लिख रखा है इसने, आरेख पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता डेल यू बाई डेल एक्स,
उस बिंदु पर लग रहे बल के परिमाण को दर्शाती है। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा वक्र है कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदुओं P, Q, R, S होने के कारण बल शून्य होता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु है उनके ऊपर आप क्या है स्पर्श रेखा खींचोगे। मैं इधर बना देता हूं कि देखो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु है, यानी ऊपर चले आप वापस देखो ये ऊंच, ये तो हो गया P, Q, R, S। तो Q और S तो उच्चिष्ट बिंदु है, P और R क्या है निम्निष्ट बिंदु है, और इनके ऊपर आप स्पर्श रेखा खींचोगे। देखो ये स्पर्श रेखा खींचती, स्पर्श रेखा खींचती, ये स्पर्श रेखा है आपकी क्या है क्षैतिज, जो आपका आधार है उसके क्या है समांतर है, समांतर है, समांतर है। तो समांतर होती है यानी आपकी स्लोप थीटा का मान यहाँ 0 बन रहा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण ही नहीं बन रहा है, यानी पैरेलल है, आपकी समांतर है, समांतर है तो कोण का मान क्या हो गया 0 0 हो गया। तो इनके ऊपर क्या है स्लोप का मान भी 0 हो गया, स्लोप का मान 0 हो गया। तो आप कहोगे कि इनके ऊपर क्या है बल का मान भी क्या है 0 होगा, क्योंकि ढाल आई नहीं, ढाल ही क्या होती है आपका बल होती है। तो देखो अब हम क्या है निम्न स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे इस वक्र से। देखो, यदि उच्च स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदुओं Q और S, Q और S है वो क्या है उच्च स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु हैं, उनको थोड़ा सा क्या है देखो उच्च स्थितिज ऊर्जा यानी ये है Q और S, Q और S, इनको मैं थोड़ा सा विस्थापित कर दूं तो स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या है कमी आती है। यानी Q है इसको थोड़ा सा विस्थापित इधर कर दें, चाहे S को इधर कर दें, इधर कर दें, तो क्या है ऊर्जा के मान में क्या आएगी स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी आएगी, और कमी आएगी तो कण पर एक बल का अनुभव करता है, क्योंकि कमी आएगी तो F आपका माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होगा, यानी यू कम हो रहा है तो बल लगना शुरू हो जाएगा ना वापस। कमी यानी परिवर्तन होगा डेल यू बाई डेल एक्स, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये डेल बाई डेल एक्स क्या बताता है कि स्थितिज ऊर्जा में आपका क्या हो रहा है परिवर्तन, और परिवर्तन होगा तो बल लगेगा। जो इन स्थितियों से कण को क्या है बल अपोजिट लगेगा, थोड़ी सी आप कमी कर रहे हो, कमी कर रहे हो तो बल क्या है अपोजिट में लगेगा, बल अपोजिट में लगेगा तो आपका क्या है इन कणों को क्या है इनकी स्थितियों से Q और S से दूर ले जाएगा, दूर ले जाएगा। अर्थात अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की स्थितियां होती हैं वो अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, यानी यहाँ पे जो कण होगा वो अस्थायी होगा, अस्थायी संतुलन आ गया ये। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखो, यदि निम्नतम स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु P और R, निम्नतम स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु है ना ये P और R, ये क्या है निम्नतम स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु है, उसी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बना रहे हैं मैंने थोड़ा पी और आर को नोटिफाई किया है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, बना भी दो चाहे इसको ऐसे, ठीक है। तो पी और आर ये क्या है निम्नतम स्थितिज ऊर्जा, इनको अगर थोड़ा सा विस्थापित करोगे आप ए और बी, ये बिंदु मैंने क्षैतिज बना रखे हैं इधर, पी क्यू आर एस, ये आपका पूरा ग्राफ था। अब देखो यहां से इसको मैं थोड़ा सा इधर विस्थापित करूं तो आपके क्या होगा, इधर विस्थापित करोगे, इधर विस्थापित करोगे, या आर वाले को आप थोड़ा सा इधर विस्थापित करोगे तो क्या होगा इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या है वृद्धि होगी, क्योंकि आपका ग्राफ कैसे था ये ऐसे था ग्राफ, इधर क्या है स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया आपके F इजिकल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है, इसका मान भी क्या है बढ़ेगा, यानी बल लगेगा, और बल लगेगा क्या माइनस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कण ऊपर जाएगा लेकिन बल नीचे की ओर लगेगा F, तो वो क्या है इसको माध्य स्थिति में वापस खींच के ले आएगा। अब ये बी है, इसके ऊपर क्या है इसमें ढाल यानी स्लोप का मान सर्वाधिक होता है, उसके बाद वापस देखो घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ढाल सर्वाधिक है इसका मतलब क्या है यहाँ पे बल का मान मैक्सिमम, मैक्सिमम बल लगेगा तो वापस ये इधर ले आया, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी यहाँ मैक्सिमम होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मैक्सिमम होगा तो कण, यानी ये एक कूप हो गया। अब इसी के अंदर आपकी क्या है गति हो रही है, मान लो ये P बिंदु हो गया, ये B हो गया, ये A, यानी ये P वाला कण है ये इधर तो B तक जा सकता है, इधर A तक जा सकता है, इसीलिए आपको इसको टॉपिक को बोला है स्वैच्छिक विभव कूप में कण की गति। तो प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, जो बल लगेगा इसको प्रारंभिक अवस्था में वापस ले आएगा,
जिन बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है उन बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यानी जो जो पॉइंट हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, वो उसका मान मैक्सिमम होगा, वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसका मान मिनिमम होगा। अपोजिट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के। यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इसका विलोमता भी सत्य होता है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बता दिया आपको पहले। बिंदु कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा पी स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न होता है। यानी बिंदु P पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अब देखो बिंदु P की बात करते हैं अपन। ये P बिंदु है, इस पे गतिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पे जीरो है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, इसका मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है, मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है, मिनिमम हो जाएगा। उल्टा होता है इसका, ठीक है, इसीलिए बता रखा है इसलिए। अब देखो, गतिज ऊर्जा के कारण कण बिंदु P को पार करके दूसरी ओर जाने लगता है। तो गतिज ऊर्जा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये P है, तो इसको पार करके ये कण क्या है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, दूसरी ओर आ जाएगा, फिर वापस क्या है, ये इधर A की ओर जाएगा, तो इसके ऊपर U का मान बढ़ेगा, तो वापस F बल नीचे लगेगा, तो वापस P पे, यहाँ पे U का मान मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो ये वापस U का मान मैक्सिमम होते ही वापस ये P पे आएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, इस P के इर्द गिर्द दोलन करता रहता है, और इस प्रकार की गति होती है। ये क्या है, एक कूप A और B, इसके क्या है, उच्चिष्ट बिंदु होते हैं दोनों तरफ वाले, उनके बीच का क्या है, अंतर होता है, वो आपका क्या है, विभव कूप के उच्चतम तथा निम्नतम स्थिति ऊर्जाओं का अंतर विभव कूप की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखो दोलन गति का समीकरण, कण की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा u x नोड वाली स्थिति से थोड़ी दूर स्थित बिंदु x पर ऊर्जा फलन ux को टेलर प्रमेय से ज्ञात करते हैं। यानी जो हमारा ये दोलन हुआ है, दोलन गति का समीकरण आया है, इसको आप क्या करोगे, टेलर प्रमेय के द्वारा सोल्व करते हैं। टेलर प्रमेय होती है, उसमें x को स्थिति मानते हैं आपको, और x पर स्थितिज ऊर्जा को निम्न प्रकार ड्राइव करते हैं, यू एक्स बराबर यू एक्स नोड, ये एक्स नोड में यानी यू मैक्सिमम आ गई, यू मैक्सिमम एक्स नोड प्लस डेल। फिर आपको अब इसको याद कैसे रखना है कि यू एक्स नोड यानी मैक्सिमम हो गई, डेल। अब u का वापस अवकलन कर दो एक बार, डेल u बाय डेल एक्स, और x में से x नोट को घटा दो। अब आगे क्या करोगे, दोबारा डेल u बाई डेल एक्स स्क्वायर करोगे, यानी पहले एक बार किया था अवकलन, अब की बार दो बार अवकलन करोगे, और x माइनस एक्स नोड है उसका स्क्वायर करके नीचे फैक्टोरियल। इस प्रकार आपको चलते रहना है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। आगे क्या करोगे, u का तीन बार अवकलन कर दोगे, और उसकी क्या कर दोगे, क्यूब वगैरह तो करनी नहीं है, सॉरी, तीन बार अवकलन करना है अपने को, x माइनस एक्स नोड है इसका क्यूब होगा, नीचे फैक्टोरियल तीन आ जाएगा, आगे चलता रहेगा ऐसे ही। क्या है कि डेल का चार यू का चार बार अवकलन हो जाएगा, और फिर क्या है, x माइनस एक्स नोड है इसकी पावर चार हो जाएगी, और फैक्टोरियल चार। ये आपको आगे कोई यूजफुल ही नहीं है, अपने अपने क्या है, दो ही टर्म तक देखना है मेन तो, बाकी ये चलती है टेलर प्रमेय है ये। अब देखो स्थायी तुलन बिंदु P के लिए आवश्यक है, जो अपना बिंदु P है वो स्थायी स्तुलन अवस्था है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। और उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगी, कि आवश्यक शर्त ये होगी कि वहां पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, न्यूनतम होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पीछे, वहां पे काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, वहां पे न्यूनतम आएगा। और विस्थापन, अब देखो स्थितिज ऊर्जा विस्थापन आरेख की वक्रता त्रिज्या, अर्थात क्या है, डेल टू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्र एक्स नोट का मान धनात्मक होना चाहिए। ये क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसका मान धनात्मक क्यों होना चाहिए, अभी देखो, अब ये मैं चीज आपको समझाता हूं। आपको पता है कोई फलन मैक्सिमा या मिनिमा होता है, उसके लिए आप क्या करते हो, भी कोई भी फलन है अपना u, उसका क्या है, डेल बाई डेल एक्स करके जीरो करते हो, फिर आप इसका क्या करते हो, दोबारा इंटीग्रेशन करते हो, बराबर जीरो करते हो, तब आपके क्या है, पॉइंट आ जाते हैं, जैसे मान लो x1 आ गया, x2 आ गया, जो भी पॉइंट आ गए। अब आप क्या करते हो, डेल u बाई डेल एक्स, इसका डेल u बाई
डेल एक्स स्क्वेयर 2 बार अवकलन करते हो और वो देखते हो ग्रेटर जीरो है या डेल यू बाई डेल डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वेयर लेस जीरो है। अगर ग्रेटर जीरो है तो आप क्या कहते हो, मिनिमा है, और लेस जीरो है तो आप कहते हो मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये डाल चेक करते हो, पी है, ये बी पॉइंट है, ये अपना ए पॉइंट है, कि इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो इसका मान घट रहा है या बढ़ रहा है। मेन बात ये, तो आप इधर जाओगे तो भी मान अपने को पता है डेल यू बाई डेल एक्स का मान बढ़ेगा, इधर जाओगे तो भी मान आपका बढ़ेगा। इस कारण इसको वक्रता नतीजा बोलते हैं कि डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्र एक्स नोट का मान धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होगा मतलब जीरो से बड़ा, यानी थोड़ा सा मान बढ़ना चाहिए इसका मान। और u बाई एक्स नोट का मान न्यूनतम, न्यूनतम होगा तभी ये धनात्मक होगा, इसीलिए इसको बोला गया है। डेल यू बाई डेल एक्स नोट पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब न्यूनतम देखो, ये मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए आपको पता है, पहले आप इसको जीरो के बराबर करो, जीरो के बराबर करोगे डी टू यू डे एक्स स्क्र इक्वल टू प्लस पॉजिटिव आना चाहिए, और इस पॉजिटिव मान को हमने मान लिया कोई के मान आया है, और 3 बार अवकलन किया तो उसका मान क्या है, के वन आया है। ठीक है, 3 बार अवकलन किया तो हमने मान लिया उसका मान है k1 आया है, ऊपर वाले को k और इसको हमने k1 मान लिया। ठीक है, अब मान ये मान है हमारे, मान आ गए, वो टेलर प्रमेय में रख देंगे, तो u x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u x नोट प्लस हाफ k x माइनस एक्स नोट का स्क्वेयर प्लस 1/6 k1 x माइनस एक्स नोट की क्यूब। ये क्या है, 2 फैक्टोरियल था, 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है कि 3 फैक्टोरियल तो 3 × 2 6 होगी, ये वैल्यू रख दी हमने। यदि संतुलन बिंदु P को मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए, कि संतुलन बिंदु है कोई P, उसको मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा न्यूनतम स्थिति ऊर्जा का मान शून्य माने, तो देखो कि ये अपना P बिंदु है जो हम ग्राफ में बना रखा था, ये हमने पहले तो ग्राफ में इधर ले रखा था कि इधर है ये P बिंदु, ये B है, ये है। अब मैंने मान लिया कि ये आपका क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु पे आ जाए, मूल बिंदु पे, यानी ये कंडीशन ऐसे बन जाए P, तो मूल बिंदु पे आ जाए तो आप क्या कहोगे, इसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा आएगी, मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो, क्योंकि P ये मूल बिंदु पे आ गया, तो मूल बिंदु पे इसका मान अपने को पता है जीरो ही होता है, तो इस कारण आप इसका मान क्या कर सकते हो, बराबर जीरो कर सकते हो। बराबर जीरो करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, u x इक्वल टू हाफ के एक्स माइनस एक्स नोट स्क्र प्लस 1/6 k1 x माइनस एक्स नोट की पावर 3, ये वैल्यू हो गई। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं तो यू एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्र आ जाएगा। इस एक्स नोट को मान को हमने जीरो कर दिया, 1/6 k1 एक्स क्यूब आ गया। अतः कण पर लगा बल, कण पर बल कितना लगता है, बल आपको बताइए, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स लगेगा तो आपके बल आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस हाफ। उच्च घातों को आप नगण्य ले लो, क्योंकि एक्स का मान क्या है, बहुत कम है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स, और यू एक्स का मान आ जाएगा आपका 1/2 के एक्स के। ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप लाइक करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर लेना, और उम्मीद है कि आपके एग्जाम होंगे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तब तक आपको मैं कंप्लीट आपकी फिजिक्स करवा दूंगा विथ नोट्स, कंप्लीट यानी दोनों बुक। एक तो आपके क्या है, दोलन और तरंग है, दोलन और तरंग है, तरंगे हैं, और एक आपकी क्या है, प्रकाशिकी है। तो दोनों की दोनों बुकें हैं, मैं आपको जब तक आपके एग्जाम शुरू होंगे तब तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि दोनों कंप्लीट करा दूं, और आपके मार्क्स आए, वो मार्क्स क्या है, मैक्सिमम आए। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल आपकी क्लास होगी, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।